हर बंदा ये चाहता है कि वो लग्जरी के अंदर सफर करे, लेकिन मसला ये होता है कि जितनी भी लग्जरियस किस्म की गाड़ियां होती हैं वो या तो जर्मन ब्रांड की होती हैं या वो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि आम बंदा उन गाड़ियों को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक एसी जापानीज गाड़ी लेकर आया हूं जिसकी न सिर्फ प्राइस कम है बल्कि इसके साथ साथ ये गाड़ी कम और आपका अपना प्राइवेट जेट ज्यादा आपको नजर आएगी। और क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये गाड़ी डिटेल से दिखाऊंगा, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा भी कि गाड़ी है कौन सी, उसका मॉडल, प्राइस, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। सो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में मिल सके। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मेरे चैनल के ऊपर आप इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम कीजिए इंजीनियरिंग के एक ऐसे शाहकार को जिसे सिर्फ जापान और कुछ एशियन कंट्रीज के लिए बनाया गया था और पाकिस्तान में इसे शहजादों की गाड़ी समझा जाता है। 2012 टोयोटा एल्फर्ड हाइब्रिड। अब ये हाइब्रिड है और आप सोच रहे होंगे कि जैसे टोयोटा की बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के पार्ट्स कंपोनेंट्स यूज होते रहते हैं, इसके अंदर भी होगा। लेकिन एक मिनट रुक जाएं क्योंकि ये गाड़ी कंप्लीटली एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है, बिल्कुल ही डिफरेंट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज करती है जो कि आगे चलकर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। इससे पहले कि मैं इस गाड़ी के डिटेल्ड वॉक अराउंड की तरफ बढ़ूं, क्योंकि ये गाड़ी फॉर सेल है, तो यहाँ पर एक चीज आपको बताना बहुत जरूरी है कि अगर मैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करूं, इस गाड़ी के इंटीरियर कंडीशन की बात करूं, तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस गाड़ी का एक्सटीरियर और साथ ही साथ इस गाड़ी का इंटीरियर दोनों ही बिल्कुल ऐसी कंडीशन में है कि ये गाड़ी जस्ट रेडी टू ड्राइव कंडीशन में है। आगे चलकर मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगा। ये जो टोयोटा की एल्फर्ड हाइब्रिड है, इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है वीआईपीज के लिए, एलीट क्लास के उन लोगों के लिए जिनको कंफर्ट, लग्जरी, ये सारी चीजें एक ही साथ चाहिए होती हैं और वो लोग प्रेफर करते हैं एल्फर्ड को, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ कंफर्टेबल नहीं है, इसका इंटीरियर ऐसे डिजाइन हुआ हुआ है जैसे एक लग्जरियस किस्म का लाउंज होता है और साथ ही साथ इस गाड़ी का कैबिन इतना ज्यादा क्वाइट है कि इसके अंदर ट्रैवल करते हुए लिटरली आपको थकावट का नामो निशान भी नहीं आएगा। इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जरियस और इतनी प्रीमियम किस्म की गाड़ी है। और साथ ही साथ मसला यह है कि जितनी भी बाकी लग्जरियस किस्म की गाड़ियां होती हैं वो जर्मन ब्रांड्स की होती हैं जिनमें रिलायबिलिटी का एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और लोग तंग होते हैं उन गाड़ियों से इसी वजह से, क्योंकि उनमें एक तो रिलायबिलिटी बहुत कम होती है और दूसरी बात यह कि उनको मेंटेन करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब क्योंकि ये टोयोटा का प्रोडक्ट है तो टोयोटा आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में जाना जाता है एक ही चीज की वजह से और वो है रिलायबिलिटी। कहीं भी ये गाड़ियां आपको धोखा नहीं देती और ये जर्मन गाड़ियों वाली लग्जरी आपको सेम टोयोटा की रिलायबिलिटी के साथ ऑफर करती है। अच्छा, अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। सो बेसिकली ये टोयोटा की ई एक्सेल टेक्नोलॉजी को यूज करती है। आमतौर पर क्या होता है, अब ये जो गाड़ी है टोयोटा की ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है। इसमें हाइब्रिड इंजन तो होता है लेकिन ऑल व्हील सेटअप होने की वजह से आपने देखा होगा कि जिन गाड़ियों में फ्रंट इंजन होता है उनमें एक ड्राइव शाफ्ट होती है जो कि पिछले व्हील्स के साथ मैकेनिकल कनेक्टेड होती है पिछले व्हील्स के साथ। लेकिन इस गाड़ी में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। इस गाड़ी में पिछले व्हील्स को चलाने के लिए एक अलग से इलेक्ट्रिक मोटर्स दी जाती हैं जो कि किसी भी सूरत इंजन के साथ कनेक्टेड नहीं होती। अब क्योंकि इसमें कोई ड्राइव शाफ्ट नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस बिल्कुल जीरो है, मेंटेनेंस का कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है और सबसे मेन चीज ये कि गाड़ी बहुत ही ज्यादा क्वाइटली चलती है। खासतौर पर अगर आप इसको लो स्पीड पर चलाते हैं सिटीज वगैरह के अंदर और आप वहां पर क्रूज करते हैं तो ये गाड़ी बिल्कुल साइलेंटली मूव करती है और आपको पता भी नहीं चलता कि गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही। एक चीज आप जरूर सोचेंगे कि यार इतनी बड़ी गाड़ी है, इसके अंदर बॉडी रोल तो जरूर होगा, तो मैं आपको बता दूं कि टोयोटा ने इस गाड़ी के सस्पेंशन को स्पेशली इस तरीके से डिजाइन किया है। इस गाड़ी में बॉडी रोल तो है, ऑब्वियसली वैन्स के अंदर होता है। बॉडी रोल एक पर्पस की वजह से इसमें रखा गया है ताकि इसकी राइड जो है वो और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो। आपने देखा होगा कि जापानीज गाड़ियों में जब भी आप कॉर्नरिंग करते हैं या टर्न करते हैं तो हल्का सा एक बॉडी रोल फील होता है जिसको हम आम अल्फाज में एक वो झूला कहते हैं, वो इसमें आपको मिलता है जिसकी वजह से आपको राइड करते हुए फील होगा कि यार आप कोई बहुत ही आरामदेह चीज के ऊपर बैठे हुए हैं और लिटरली आपको ये लगेगा कि आप कुशन्स के ऊपर राइड करते हुए रोड पर जा रहे हैं। सो अब हम आते हैं गाड़ी की तरफ। सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको एल्फर्ड का बैज मिल जाएगा जो कि ब्लू कलर में है और ये ब्लू बेसिकली इसकी इंडिकेशन है कि ये हाइब्रिड व्हीकल है। ग्रिल हमारे पास कंप्लीटली क्रोम में डिजाइन हुई हुई है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है और फ्रंट पर ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। एक मजे की चीज आपको मैं बताऊं कि ये मॉडल तो 2012 का है, काफी पीछे का मॉडल है, तकरीबन रफली 14 साल पुरानी गाड़ी है। उस वक्त के लिहाज से इस गाड़ी के अंदर इतनी ज्यादा मॉडर्न किस्म की चीजें हैं जो कि अभी भी कई गाड़ियों में आपको नहीं मिलती। तो ये क्योंकि जापानीज गाड़ी उस वक्त भी आपको वो फीचर्स ऑफर करती थी। आइए जरा अब हम फीचर्स की तरफ देखते हैं, नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप जरा इस गाड़ी की हेडलाइट्स का साइज चेक करें, मतलब जाइगेंटिक और मैसिव किस्म का साइज है। लेट्स से मेरा एक हाथ ये देखें, फिर मेरा दूसरा हाथ भी देखें, तो लिटरली मेरे 4 हाथों के बराबर इसकी एक लाइट है जो कि साइड स्वैप्ड है और काफी बड़े साइज की लाइट आपको नजर आती है। और मजे की बात कि इसके अंदर आपको एक टाइनी सा प्रोजेक्टर लैंप
मिलता है, जो कि असल में इसकी हेडलाइट ये है। बाकी ऊपर आपके पास हाई बीम भी आपको मिलती है। तो ओवरऑल इसकी लाइट की जो डिजाइनिंग है ये काफी मैसिव है। रीजन ये है कि अब इतनी बड़ी बॉडी हो गाड़ी की, इतनी बड़ा फ्रंट गाड़ी का इतना मैसिव, और उसके ऊपर अगर छोटी लाइट्स लगी हुई हो तो वो एक अजीब सी लुक फ्रंट साइड से लगती है। उस चीज को बैलेंस करने के लिए टोयोटा ने इसकी जो लाइट्स है उनको काफी बड़ा और काफी मैसिव डिजाइन किया है, जो कि खूबसूरत भी लगता है। और मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी लाइट्स ऑन होने के बाद कैसी लगती हैं। पहले तो मैं आपको इसका स्टार्टअप दिखा देता हूं। और यार स्टार्टअप इस गाड़ी का बहुत ही मजे का है। ऑब्वियसली हाइब्रिड गाड़ी है तो स्टार्टअप इन गाड़ियों का बड़ा ही शानदार होता है। वेलकम ये कुछ इस तरीके से आपको करती है, बड़े ही स्मूथ तरीके से। साइनर्जी ड्राइव आपको स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ नजर आएगा। ओवरऑल इस गाड़ी का डैशबोर्ड, इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत मजे का है और काफी अच्छी कंडीशन में है। तो ये है जी इसकी लो बीम, ये है इसकी हाई बीम। और आप देखें कि इसमें बाय ज़ीनॉन लैंप्स पहले से इंस्टॉल्ड हैं। उसका फायदा ये है कि आपको गाड़ी में आफ्टर मार्केट कुछ भी चीज लगवाने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल रेडी टू ड्राइव कंडीशन में है। मजे की बात कि इसकी जो लो बीम है इसके अंदर आप देखें तो ये येलो लाइट आपको इसमें से आती हुई नजर आएगी। ये व्हाइट नहीं है, प्योर व्हाइट नहीं है। तो रात के वक्त क्या होता है कि जो व्हाइट लाइट होती है वो एक तो सामने से आने वाले जो लोग होते हैं उनकी आंखों में भी डायरेक्टली लगती है। दूसरी बात ये येलो लाइट होने की वजह से फॉगी वेदर में आपको नजर बड़े अच्छे से आता है। तो इसमें एक हल्का सा गोल्डन आपको टोन लाइट की मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ा ही प्रैक्टिकल किस्म का वो कॉम्बिनेशन है। बता इसकी जो हाई बीम है उसके लिए प्रॉपर व्हाइट आपको HID लाइट्स मिलती हैं, बाय ज़ीनॉन लैंप्स मिलते हैं। तो लाइट्स कुछ ऐसे आपको नजर आएंगी। फिर हैजर्ड लाइट स्विच अगर आप ऑन कर देंगे तो इस गाड़ी की फ्रंट से लुक्स आपको कुछ इस तरह से नजर आएंगी। इंडिकेटर्स वगैरह और ये सारा कुछ आप कुछ ऐसे इसमें देखेंगे। और फिर इसके साथ साथ ये गाड़ी फ्रंट पर आपको फॉग लैंप्स भी ऑफर करती है, जिसमें विजिबिलिटी का आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा। मैसिव साइज की व्हीकल है तो इसमें रियर पर आपको कैमरा भी मिलता है और साथ ही इस गाड़ी में आपको फुली पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से ब्लाइंड स्पॉट्स और इस तरह के ऑब्स्टिकल वाले एरियाज में इस गाड़ी को पार्क करना और मैन्यूवर करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। फिर इसके साथ साथ अगर विंड स्क्रीन की बात करें तो यार इसकी विंड स्क्रीन बहुत बड़े साइज की है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि वैन्स में जो विंड स्क्रीन होती हैं वो थोड़ा वर्टिकल लेआउट के साथ आती हैं, थोड़ा सा ऊंची उसमें डिजाइन हुई भी होती हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के एरोडायनामिक्स काफी ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं और हाई स्पीड पर गाड़ी की फ्यूल एवरेज काफी खराब हो जाती है। लेकिन इसकी अगर आप विंड स्क्रीन देखें तो इसका ये स्लोप का आप जरा एंगल चेक करें, ये ठीक ठाक स्लोप है इसमें, जिसकी वजह से फ्रंट पर पूरा एक स्लोप मिलता है आपको बैलेंस किस्म का। और हाई स्पीड पर अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो ये आपको बेस्ट किस्म की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ, ये देखें हमारे पास अब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जापानीज गाड़ियों में, छोटी छोटी चीजों पर आपको डिफरेंस नजर आएगा। ये देखें एक बड़ा वाइपर है ड्राइवर वाला पूरा व्यू कवर करने के लिए, और साइड पर आपको एक छोटे साइज का वाइपर दिया जाता है। ये देखें टाइनी सा वाइपर है, बचा हुआ स्क्रीन का एरिया होगा उसके लिए। सो आमतौर पर आपने देखा होगा कि वाइपर्स का साइज तकरीबन इक्वल ही होता है। इसमें वाइपर्स का साइज का एक डिफरेंस आप नोट करेंगे। अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक डोर्स आपको दिए जाते हैं। ये ऑटो डोर्स भी होते हैं, जो कि 2012 के हिसाब से बहुत मॉडर्न चीज थी। अभी भी ये बहुत सारी गाड़ियों में आपको नहीं मिलते, लेकिन उस जमाने में इसमें आपको ये डोर्स दिए जाते थे। और सबसे मजे की बात, जब मैं इस गाड़ी के अंदर जाऊंगा इसका इंटीरियर देखकर यकीन करें लिटरली आप कहेंगे कि यार ये गाड़ी कम और एक अपना पर्सनल प्राइवेट जेट ज्यादा लगती है। टायर्स की अगर बात कर ली जाए तो इसमें आपको टोयोटा के बैजिंग के साथ अलॉय रिम्स मिलते हैं, जिसमें 16 इंचेस के रिम्स हैं। 215 65 का आपको टायर दिया जाता है। और ऑब्वियसली ये गाड़ी एक बड़ा यूनिक सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप यूज करती है। और मजे की बात ये कि इस गाड़ी के ऊपर जो इस गाड़ी में जो टायर यूज किया जाता है ये योकोहामा का DB टायर है। अब ये DB की जितनी भी सीरीज योकोहामा के टायर्स की आती है ये बड़े क्वाइट टायर्स होते हैं, इनकी रोड नॉइज बहुत कम होती है। और एक रीजन ये भी है इन टायर्स को यूज करने का इस गाड़ी के साथ कि गाड़ी का कैबिन आपको ज्यादा से ज्यादा क्वाइट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे और आपका जो कंफर्ट है वो मुतासिर ना हो। साइड पर हमारे पास इंडिकेटर्स मौजूद हैं। फ्रंट पर दोनों ही डोर्स में आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम दिया जाता है। और आमतौर पर मैं जिस भी गाड़ी का रिव्यू करता हूं मेरी कोशिश होती है कि इंटीरियर में आपको सबसे पहले ड्राइवर वाला सेक्शन दिखाया जाए, लेकिन यकीन माने कि इस गाड़ी के रियर कैबिन ने मुझे मजबूर कर दिया कि ड्राइवर के बजाय मैं आपको इसका रियर कैबिन दिखाऊं। स्पेस आप चेक करें, इतनी ज्यादा है यहाँ पर कि लिटरली मतलब यहाँ बंदा जो है ना आराम से बैठ सकता है। बैठ सकता है बल्कि आप यहाँ पर जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, बल्कि लिटरली आप इस गाड़ी के अंदर ऐसे झुक कर खड़े भी हो सकते हैं। बहुत कम गाड़ियों के अंदर आप इस तरीके से खड़े होते हैं और स्पेस इतनी ज्यादा है कि यकीन माने आपको मजा आएगा। लेट्स से आपने गाड़ी के अंदर ही एक सीट से दूसरी सीट पर मूव करना है, मसला ही कोई नहीं है, आप यहाँ से यहाँ आ जाएं और बगैर किसी प्रॉब्लम के यहाँ आप बैठ सकते हैं। अब आप इमेजिन करें कि आप कराची से निकले हैं
और आपने हुंजा जाना है। इस पोजीशन पर आप बैठे हुए हैं, 2 से ढाई घंटे गाड़ी के अंदर सफर करने के बाद आप थक जाते हैं और आप चाहते हैं कि यार अब सीट की पोजीशन थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा आराम चाहिए, बॉडी को थोड़ा सा और कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए। तो भाई आप एल्फ्रेड में सफर कर रहे हैं, मसला ही कोई नहीं है। आपको यहाँ पर एक लैच दिया गया है जिसको आप पुल करेंगे तो ये सीट के नीचे से अंडर थाई सपोर्ट ऊपर हो जाएगी। लेकिन अब आप सोचेंगे यार मेरी टांगे आगे टकरा रही हैं, अब क्या करूं? फिर भी मसला ही कोई नहीं है। 1 मिनट के लिए इसको वापस नीचे करते हैं और पहले हम अपनी सीट को थोड़ा सा पीछे मूव करते हैं, उसके बाद हम अंडर थाई सपोर्ट जो है उसको सही तरीके से ओपन कर लेते हैं। अब यूं करके बैठने के बाद आपको चाहिए कि यार थोड़ा सा जो बैक रेस्ट है वो भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी पोजीशन पर बैक रेस्ट थोड़ी सी ज्यादा टिल्टेड हो तो बंदा ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो सिंपल आप एक लैच प्रेस करें और आपके पास यहाँ पर एक प्रॉपर लाउंज वाला जो पोस्चर होता है, जो कि आमतौर पर बहुत ही ज्यादा लग्जरियस गाड़ियों में आपको मिलता है। मॉडर्न गाड़ियां जो आजकल आ रही हैं वो उनमें से कई गाड़ियां जीरो ग्रेविटी भी इस सीट को कहती हैं। टोयोटा ने ये फीचर अपनी गाड़ी में 2012 में दे दिया था, जो कि आप इस गाड़ी में एंजॉय भी करेंगे। और दूसरी बात ये कि इस गाड़ी को टोयोटा ने कंप्लीटली ऐसे डिजाइन किया है कि जिसमें जो इस गाड़ी का यूजर होगा उसको इंजीनियर से किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आप सोचें कि इन लोगों का R&D इतना मजेदार है कि जैसे अब इस गाड़ियों में क्या जरूरत होता है आपको, बड़ी गाड़ी में एक जो रियर पैसेंजर है वो किस चीज की जरूरत महसूस हो सकती है उसे? कंफर्टेबल सीट्स की हमारे पास मौजूद हैं, आर्म रेस्ट की हमारे पास मौजूद है। फिर उसके साथ अगर लेट से आपने गाड़ी के अंदर कुछ खाना है, कुछ खाना पीना करना है, तो जाहिर है आपको सीट्स के साथ ट्रेस भी चाहिए होंगी। भाई मसला ही कोई नहीं है, आपके पास ट्रेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप देखें तो ये ट्रे बाहर नहीं आ रही, अटक रही है। तो आप सोचेंगे कि यार ये इंजीनियर्स ने कैसे डिजाइन किया इस गाड़ी को। अब आपको मैं इस गाड़ी के अंदर इंजीनियरिंग का एक शाहकार दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक लैच है जिसे जैसे ही मैं पुल करता हूँ तो ये देखें सीट की मैं लेफ्ट और राइट साइड की मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं बिल्कुल इधर मूव कर लेता हूँ सीट को और अब मेरे पास यहाँ पर ये देखें जी प्रॉपर कप होल्डर्स, ये चीजें आ गई हैं। और अगर आप इसको यूज नहीं करते तो सिंपल आपने इसको यूं क्लोज करना है और उसके बाद आपके पास यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेस बन जाती है। अभी मैंने एक साइड की सीट को इस तरफ मूव किया है और अगर मैं इस सीट को भी उधर मूव कर लूं तो मैं आपको अभी चेक कराता हूं 1 सेकंड के लिए। तो ये देखें आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे लैचेस मौजूद हैं। पहले वाले को अगर आप पुल करेंगे तो ये देखें यहाँ से ये अंडर थाई सपोर्ट ऊपर हो जाएगी, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको वापस नीचे कर देता हूँ। फिर दूसरा वाला जो है ये, इससे आप सीट की यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड की मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। ठीक हो गया, इसे भी वापस कर देते हैं। ये क्या करता है जी, इसको आप करेंगे तो आपकी सीट आगे और पीछे मूव होगी और ये आपकी बैक रेस्ट को मूव करने का ऑप्शन है। इन सारी चीजों के साथ साथ लेट्स से कि अगर आप कहें कि यार बैठना तो ऐसा ही है लेकिन बाजुओं के लिए कोई कंफर्टेबल चीज चाहिए, तो मसला ही कोई नहीं है। सिंपल आप यहाँ से आर्म रेस्ट ओपन करें और ये आर्म रेस्ट आपको दोनों साइड्स पर मिलती है। इस सीट की भी दोनों साइड्स पर आर्म रेस्ट मौजूद है और उस सीट की भी दोनों साइड्स पर आर्म रेस्ट का ऑप्शन आपको दिया जाता है। अब आप सोचें कि आप इतनी लग्जरियस किस्म की गाड़ी में बैठे हुए हों, एक ही चीज की कमी बचती है और वो है रियर पैसेंजर्स का अपना क्लाइमेट कंट्रोल। क्योंकि जाहिर है ड्राइवर अगर सामने से कोई भी टेम्परेचर उसने अपनी मर्जी से रखा हुआ है, हो सकता है आपको उससे ज्यादा ठंडा टेम्परेचर चाहिए या उससे ज्यादा गर्म टेम्परेचर चाहिए, आपको सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है, तो भाईजान यहाँ पर आपका अपना अलग से क्लाइमेट जोन मौजूद है इस गाड़ी के अंदर। अब आपको ये बात मैं बताऊं कि ये 2026 में एक आम सी बात आपको लग रही होगी कि मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ हो। वैसे तो ड्यूल जोन ही आता है ज्यादातर, लेकिन इसमें ड्यूल जोन नहीं है, ये बेसिकली ट्राई जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। फ्रंट पर दोनों पैसेंजर्स का अलग अलग अपना क्लाइमेट कंट्रोल है, ड्राइवर का भी और पैसेंजर का भी। रियर पर रियर पैसेंजर्स के लिए आपका अपना क्लाइमेट जोन यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, जो कि आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। यहाँ से आप ऑटो पर भी रख सकते हैं। तो गाड़ी क्या करेगी कि आउटसाइड टेम्परेचर डिटेक्ट करेगी, उसके मुताबिक फैन की स्पीड भी खुद एडजस्ट करेगी, टेम्परेचर भी खुद एडजस्ट करेगी। और यहाँ पर ये प्रॉपर ड्यूल जोन एसी है, ठीक है। रियर पैसेंजर्स का अपना अलग फैन है और अपना अलग क्लाइमेट जोन भी मौजूद है। तो यहाँ से आप अपने फैन की स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं। लेग्स की भी हवा का मोड मौजूद है, तो उसके लिए नीचे आपके पास अलग से वेंट्स मौजूद हैं, आप फेस पर भी रख सकते हैं। और फेस वाले जो एयर है इसके रूफ के ऊपर वेंट्स दिए जाते हैं। तो सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए जो वेंट्स हैं वो ये रहे, और जो थर्ड रो है उसके लिए अलग से पीछे वेंट्स आपको दिए गए हैं। अब थर्ड रो की बात आई है तो चलें जरा थर्ड रो में जाकर चेक कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि इस गाड़ी के अंदर मूव करना एक सीट से दूसरी सीट में, यकीन माने कि मसला ही कोई नहीं है। किसी भी गाड़ी के अंदर थर्ड रो में जाना एक पूरा मिशन होता है, मतलब वो मिशन इम्पॉसिबल होता है ना, वो वाला काम होता है। लेकिन आइए जरा देखते हैं इस गाड़ी की थर्ड रो वाली सीट में हम कैसे जा सकते हैं। खड़े होने का तो भाई मसला ही कोई नहीं है, फिर मूव करने का भी मसला नहीं है, क्योंकि सीट्स के अंदर दरमियान में यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेस है, तो आप आराम से इस तरीके से मूव कर सकते हैं। अब थर्ड रो की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बैठे हुए पैसेंजर्स होंगे वो इस सीट को
यहाँ से आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। यहाँ नीचे एक लेवर लगा हुआ है पाँव के लिए, उसको आप प्रेस करें, ये सीट आगे मूव हो जाएगी। उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं और इस तरफ से भी आप गाड़ी के अंदर आ सकते हैं। थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो आप देखें मैं बहुत रिलैक्स होकर बैठा हुआ हूँ। ये देखें सुपर रिलैक्स। मैं हेडरेस्ट भी अपनी थोड़ी सी ऊपर करता हूँ, एडजस्टेबल, यस एडजस्टेबल है। तो ये देखें मैंने अपने हेड के बराबर कर दिया है और मैं यहाँ पर मजे से बैठा हूँ। आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि यार जैन भाई बड़े समझदार हैं, सीट आगे करके हमें बता रहे हैं कि मैं मजे से बैठा हुआ हूँ। मुझे पता था ये बात आप जरूर सोचेंगे। मैं जरा इस तरफ बैठता हूँ सीट के साथ ताकि आपको ये समझ आए कि आगे सीट होने के बावजूद आप कितना कंफर्टेबल बैठते हैं। आमतौर पर जो 7 सीटर वाली गाड़ी होती है इस तरह की, ओ अच्छा ओके, इसमें ये भी एडजस्ट होती है। ये देखें आप, यहाँ भी आपके पास रिक्लाइनिंग वाली सीट्स हैं जी। ये देखें यार, अब मैं आपको क्या क्या इसके फीचर्स बताऊं। पिछले पैसेंजर्स के लिए भी आर्म रेस्ट, पिछली सीट्स के लिए भी, ये चेक करें आप, ठीक है। फिर रिक्लाइनिंग सीट है तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार जो पिछले पैसेंजर्स हैं उनकी सीट्स कितनी कोई रिक्लाइन कर लेगा, क्योंकि थर्ड रो में तो स्पेस ही नहीं होती। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाईजान इस वक्त मैं टोयोटा एल्फर्ड में बैठा हूँ। इस गाड़ी के अंदर कुछ भी मुमकिन है। ये वैन्स की, मल्टीपर्पज वैन्स की जो है ना, सुपर कैटेगरी में आती है। अब इस सीट को मैं लैच को ऐसे करता हूँ और देखते हैं ये सीट कहाँ तक जाती है। ये जा रही है जी, यहाँ तक जाती है। तो अब आप देखें कि कौन सी ऐसी दूसरी गाड़ी है कि जिसकी थर्ड रो में आप इस लाउंज मोड की तरह से बैठ सकते हैं। मतलब सेकंड रो में तो मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसे ऐसे बैठ सकता हूं, लेकिन थर्ड रो में भी आपके पास लिटरली लाउंज मोड वाली फील ही है। और ये याद रहे कि इस सीट को उतना ही आगे छोड़ा हुआ है कि जितनी मैंने अभी आपको लेग स्पेस दिखा भी दी थी फ्रंट पर जब मैं बैठा था, तो लैंड क्रूजर से ज्यादा लेग स्पेस अभी भी मेरे पास फ्रंट पर मौजूद है। तो मतलब जरूरत से ज्यादा एम्पल स्पेस मौजूद है। तो अगर मैं इस सीट को 2-3 इंच आगे भी कर लूं तो फ्रंट वाला पैसेंजर उसके बावजूद भी कंफर्टेबल होगा। तो स्पेस तो यकीन माने यहाँ आकर वो जो गाड़ियों के अंदर स्पेस वाली ठरक होती है ना बंदे की कि यार गाड़ी के अंदर स्पेस ज्यादा होनी चाहिए, यकीन माने कि वो ठरक आपकी इसमें सही पूरी होगी भाईजान। थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर एसी वेंट्स मिलते हैं, ये ठीक है। फिर लाइट्स भी आपके पास हैं, तो पूरी गाड़ी के अंदर आपको एक वार्म टोन नजर आएगी। ये देखिए ऊपर एम्बियंस लाइट्स भी इसमें लगी हुई हैं। क्लस्ट्रोफोबिक तो जरा भी नहीं है ये गाड़ी। यहाँ बैठकर अगर आप इस गाड़ी की फील लेंगे 1 मिनट के लिए, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बड़े किस्म के शिप के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखें बड़े साइज की विंडोज है और इस विंडोज के ऊपर भी हमारे पास वो है एंटी फॉग वाला सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से आपका ये व्यू कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। फिर यहाँ से आपके पास बड़ी विंडोज हैं, इधर विंडोज हैं, पीछे आपके पास ये बड़ी विंडो है। भाईजान ये गाड़ी यकीन माने आपके सही पैसे पूरे कराएगी। अब पैसों की अगर बात आ गई है तो आप ये सोचेंगे कि यार पैसे तो मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं है। 2012 का मॉडल है, टोयोटा एल्फर्ड हाइब्रिड है, 2400 सीसी इंजन के साथ। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 95 लाख रुपए। एल्फर्ड आपने नॉर्मली देखे होंगे कि 2-2, 3-3 करोड़ रुपए के होते हैं। थोड़ा सा अगर आप इससे ऊपर के मॉडल्स में चले जाएं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। लेकिन जब आपको थोड़े पैसों में वही लग्जरी, वही सेम चीज़ें आपको ऑफर हो रही हैं, तो फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये बिल्कुल मैकुलेट कंडीशन में, रूफ तक की आप इसकी अगर लुक्स देखेंगे ना, गाड़ी का रूफ मेन चीज़ होती है और वो बता देता है कि गाड़ी को कैसे यूज़ किया गया है। अगर रूफ की हालत ख़राब है दैट मीन्स कि उस गाड़ी को रफ यूज़ किया है, उस गाड़ी को बुरे तरीके से यूज़ किया है। और ओवरऑल जो कैबिन होता है ना, वो गाड़ी की पूरी गुज़िश्ता यूजेज की हिस्ट्री बोल कर चीख कर बयान कर रहा होता है। तो जब आप इस गाड़ी का कैबिन देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार गाड़ी की कंडीशन ओवरऑल कैसी है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये बीस्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। इस गाड़ी के बारे में आपका क्या कहना है बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये अच्छी लगी है, आप इसको खरीदना चाहें, तो ये गाड़ी सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।